अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम आज भी लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अच्छे उत्पादन हेतु गुलदाउदी की नर्सरी तैयारी और रोपाई तकनीक। केले की अधिक उपज देने वाली किस्में और रोपण तकनीक पर जानकारी। फूलों की खेती के तहत अगर गुलदाउदी की बात की जाए तो बाजार में इसकी मांग को देखते हुए किसान इसकी खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं। वर्तमान में इसकी नर्सरी तैयारी और रोपाई का उपयुक्त वक्त चल रहा है। तो किसान भाइयों, इसकी पौध तैयारी और रोपण विधि पर जानकारी के लिए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं जिला पूर्णिया के प्रगतिशील कृषक अरविंद सत्यार्थी से। गुलदाउदी एक व्यावसायिक खेती के लिए बहुत अच्छा है किसानों के लिए। और गुलदाउदी में ये प्रायः ऊंचे जगह पर इसको लगाया जाता है और या गमलों में भी शोभा के लिए लगाया जाता है, लेकिन व्यावसायिक दृष्टि से ज़मीन में इसको देना उपयुक्त होगा। इसमें जैसे श्यामला, तारा, इस तरह का वेराइटीज़ हैं, जो किस्में हैं जो आप इसको लगा सकते हैं। इसको कटिंग द्वारा इसको तैयार किया जाता है। तो जैसे इसका मदर प्लांट अगर आपके पास, किसानों को होना चाहिए कि अपने पास मदर प्लांट रहे। तो इस समय में अगस्त महीने में इसको कटिंग कर ले। 2.5 इंच का टिप्स लेना चाहिए, जो पौधे का ऊपर वाला हिस्से को 2 इंच से 2.5 इंच तक इसको आप ब्लेड से उसको काट लें और काट करके बाल्टी में कम से कम आधा बाल्टी पानी होना चाहिए, उसमें आप कटिंग काटते जाएं और उसमें डालते जाएं। ये चाहे तो सवेरे सूर्योदय के पहले कर लें या शाम में ऐसा करके पानी में डालते जाए और सारे कटिंग आप तो काट लेंगे। इसके बाद आपका जो कटिंग लगाने का तरीका है कि जो मोटा बालू होता है, लाल बालू या उजला बालू, मोटा बालू को खूब अच्छी तरह से पानी में, ताज़ा पानी में धो लें। उसको 2 बार 3 बार पानी से धो लें और उसका गंदगी निकल जाए। अगर उसमें फंगस वगैरह है तो वो भी साफ़ हो जाएगा। ये सरल तरीका है हम लोग जो कीट के बैक्टीरिया वगैरह से या कीटाणु से उसको मुक्त करने का। तो बाद में ये कटिंग गलेगा नहीं। इसके बाद उस बालू को और जिस बर्तन में, एक बर्तन जो गमले को 2 इंच ऊंचा होना चाहिए, 1.5 से 2 इंच ऊंचा होना चाहिए। तो उस पॉट को हम लोग अच्छा से पानी, उसको भी पानी से धो लें और उसमें 2-3 छेद होना चाहिए। उसके ऊपर ईंटा का टुकड़ा हम रख करके ऊपर बालू, जो धोया हुआ बालू से आप भर दें। और इसके बाद उसमें पौधे से पौधे के एकदम सटा के पौधे को, कटिंग को हम लोग रूटेक्स में, एक जड़ निकलने का एक केमिकल है, 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक सूखा में भी आप डिप कर दीजिए उस कटिंग के नीचे भाग को एक 5 मिनट आप 10 मिनट उसको लगा के छोड़ दें। थोड़ा जब सूख जाएगा तो ये लगाने लायक तैयार हो जाता। तो बालू में ही नज़दीक करके कटिंग को लगा दिया जाए और ये जब हो जाए तो उसमें ऐसा जगह रखें जहाँ पर धूप, सवेरे का 2-3 घंटा धूप आए और बारिश का पानी डायरेक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। और सिंचाई 2 से 3 बार
आप उसको दिन के टाइम में करें। एक तरीका और है इसको लगाने का, आप कटिंग लगाने के बाद ऊपर से अगर ज़्यादा गर्मी है, मान लीजिए किसी दिन बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, तो उसके ऊपर जो पेपर होता है न्यूज़पेपर, उसको भिंगा के उसको ऊपर से ढक दीजिए। तो ये जो बहुत ज़्यादा गर्मी होता है उसको कम करेगा और एक उमस पैदा करेगा, जो कटिंग आपका बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। ये 10 से 12 दिन में आपका कटिंग तैयार हो जाएगा, नीचे पूरा जड़ से भरा हुआ रहेगा, ये आपका लगाने लायक तैयार हो जाता है। ये मिट्टी भी इसका दोरस होना चाहिए, जो बालू और मिट्टी का मिश्रण हो। 3 से 4 टेलर गोबर का खाद, या अगर वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध है तो वर्मी कंपोस्ट भी एक 20 से 25 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट गोबर के खाद के जगह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्विंटल करीब NPK, और सरसों खल्ली भी 1 से 1.5 क्विंटल सरसों खल्ली, या अगर नीम खल्ली उपलब्ध है तो वो भी हम दे सकते हैं। और एक 4 से 5 किलो फ्योराडान जमीन में अगर दे दिया जाए तो आगे कीट लगने का संभावना कम रहता है। इसको प्रति पौधे से पौधे की दूरी 35 से 40 सेंटीमीटर इसकी दूरी होना चाहिए। और लगाने के बाद में हमेशा ये ध्यान रखना है कि पानी किसी भी रूप में वहाँ जमना नहीं चाहिए। इसके बाद ये पौधा जब बढ़ने लगता है तो आप पिंचिंग क्रिया द्वारा, पिंचिंग का मतलब ऊपर से टूसा आप जरूर तोड़ दें, तो 2 से 3 से 4 बार तक आप इसको टूसा तोड़ लें तो ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा आता है, तो ये काम ज़रूरी है। तो ब्रांचिंग ज़्यादा होने से ज़्यादा डाल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा डाल होगा तो फूल भी ज़्यादा होगा। तो आपको एक पौधे से आधा किलो के आसपास निश्चित रूप से आपको फूल मिलता है। उस तरह से आप अगर उनको फूल वाले को देते हैं तो काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है। किसान भाइयों, केले की पौध रोपाई का उपयुक्त समय चल रहा है और केले के बाग से अच्छा फल उत्पादन लेने के लिए इसकी रोपाई करते समय कुछ विशेष बिंदुओं जैसे कि उन्नत किस्मों का चयन, रोपण दूरी इत्यादि पर ध्यान देने की जरूरत होती है। और इन्हीं सारे प्रबंधनों की जानकारी देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं ARI जिला पटना के डॉक्टर RK सिन्हा। कैसे करें, इसके लिए आप भूमि का चुनाव करें और साथ ही साथ उन्नत किस्म पर विशेष रूप से ध्यान दें। इसमें कई तरह की उन्नत किस्में हैं। कुछ लंबी पौधे होते हैं, लंबी किस्में होती है, यानी पौधे बड़े होंगे तो लंबी किस्मों में आपको अल्पान, चंपा, मालभोग और चिनिया ये सबसे अच्छा उत्पन्न देती है। इसके अलावा किसान बंधु बौनी किस्म पौधे छोटे होते हैं लेकिन अच्छा इसमें भी फल लगता है, जिसमें बहुत ही उन्नत किस्म है आपको रोबस्टा और बरसाई। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम मार्केट में सब्जी के रूप में इस्तेमाल होने वाले लगाएं केला, तो इसमें भी जो अच्छा उपज देती है उसमें बतीसा, बिउला, बनकेल, कनकेल ये देखा गया है कि सबसे अच्छा किस्म दे रही है। अप्रैल और मई के महीने में 60 × 60 सेंटीमीटर आकार का आप गड्ढा खोद लें। इसके बाद उसे छोड़ दें, धूप में अच्छा प्रकाश आता है, सूख जाएगा। इसके 20 से 21 दिन बाद लगाने से पहले जब गड्ढा को हमको भरना होता है, जो आपकी जून और के अंत में जुलाई के आरंभ में आप प्रति गड्ढा यानी कि 20 किलोग्राम गोबर की खाद, 300 ग्राम आप सिंगल सुपर फास्फेट, 500 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास, 10 ग्राम थीमेट और आपको 1 किलोग्राम अगर अरंडी की खली मिल जाती है, इसको डाल करके गड्ढे को भर दें। इसके बाद आप इसमें फसल की रोपाई करेंगे, केले की बीट लगाएंगे। किसान बंधु, इसमें एक चीज़ और ध्यान देने योग्य बात है कि जो दूरी होगी, मैंने बताया जो लंबी किस्म है उसको 2.1 × 2.1 मीटर की दूरी पर लगाएं और जो बौनी किस्म है उसे 1.5 × 1.5 मीटर की दूरी पर लगाएं। ये आप लगा देने के बाद अक्टूबर के महीने में प्रति गड्ढा आप 125 ग्राम नत्रजन डाल दें और पुनः फरवरी और मार्च के समय में
कि 125 ग्राम प्रति गड्ढा नत्रजन का प्रयोग करें। इसके बाद किसान बंधु पुनः गड्ढे में आप जहां बीट आप लगाए हुए हैं उसमें 20 किलोग्राम कंपोस्ट जो आपको मिले वो डाल दीजिए। 150 ग्राम आप नत्रजन का प्रयोग करें, 50 ग्राम आप फास्फोरस का प्रयोग करें और 500 ग्राम तक आप पोटास का प्रयोग करें। ये डाल दीजिए आप जुलाई में। पुनः जब अक्टूबर आता है तो उसमें जो नत्रजन की डोज है 125 ग्राम प्रति गड्ढा नत्रजन डाल दीजिए। इस तरह से पौधे का बढ़वार बहुत ही अच्छा होता है, पौधा स्वस्थ होता है। तो इन सभी बातों पर अगर किसान बंधु ध्यान दे करके इस फसल को लगाते हैं तो निस्संदेह उन्हें अच्छा आमदनी प्राप्त होती है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। बटेर पालन व्यवसाय कम लागत में अच्छी आय का साधन। आइए झारखंड की सैर पर चलते हैं। खूबसूरती, प्राकृतिक संपदा और विकास की अपार संभावनाएं हैं यहाँ। पर उन्नति की राह पर ये कैसे गति अवरोधक है? खोजेंगे इन्हें, निकालेंगे हल जोहार झारखंड में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। कृषि से व्यवसाय के रूप में प्रदेश के बहुत से किसान भाई मुर्गी पालन से जुड़े हुए हैं और इससे अच्छा लाभ कमा रहे हैं। इसी लाभ को देखते हुए जो किसान या बेरोजगार युवक बटेर पालन करना चाहते हैं तो उन्हें वैज्ञानिक बिंदुओं को ध्यान में रखकर इस व्यवसाय को शुरू करना होगा। तो क्या है ये वैज्ञानिक पहलू? इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज कुमार। लेकिन इसी से मिलता जुलता एक व्यवसाय है बटेर पालन, जिसे अगर आप करते हैं तो यह मुर्गी पालन से भी अधिक उपयुक्त और लाभदायक व्यवसाय माना जाता है। आप चाहें तो अगर आप छोटे आदमी हैं या सीमांत किसान हैं, आपके पास ज़मीन अगर नहीं है तो इसे आप छोटे जगह में, कम जोखिम में, कम समय में आप इसे करके अधिक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बटेर आप चाहिए तो अपने छत पर भी 500 या 1000 वर्ग फीट के स्थान में आप बखूबी खोल सकते हैं, उसके फार्म को और चला सकते हैं। 1000 वर्ग फीट के स्थान में अगर केज सिस्टम में बटेर रखते हैं तो 3 मंजिला या 4 मंजिला बटेर का फार्म बना के 2-2 फीट के इंटरवल पे आप उसे रख सकते हैं और अधिक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ तक नस्ल के चुनाव की बात है तो जापानी स्क्वेल अपने यहाँ के लिए उपयुक्त पाई जाती है। यह बिहार, झारखंड या अन्य राज्यों में, उत्तर प्रदेश के इलाकों के लिए उपयुक्त पाई जाती है। बटेर का औसतन शारीरिक वजन 150 से 220 ग्राम तक हुआ करता है। तो इसे अगर पालेंगे तो ये जल्द ही बाजार में बिक जाता है और ये बिकने के लिए 4 से 5 सप्ताह में तैयार हो जाते हैं बटेर। इनमें किसी प्रकार की कोई भी दवा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये भोजन और पानी भी काफी कम लेते हैं। चूजे एवं वयस्क बटेरों का संतुलित आहार निम्न फीड फार्मूले के अनुसार तैयार किया जा सकता है, जो इस प्रकार है। अर्थात इनके शरीर का फीड कन्वर्जन रेशियो अर्थात दाना खा करके लगभग 35 से 40% तक अधिक पाया गया है। दाना को मांस बनाने की प्रवृत्ति, तो ये हमको लाभदायक पैसा बनाता है। 7 सप्ताह के बाद बटेर अंडा देना शुरू कर देती है और ये लगातार 6 महीने तक अंडे देते रहती है। तो इनके अंडों का औसत वजन 10 से 12 ग्राम होता है। ये बहुत ही सुनहले और चितकबरे रंग के अंडे हुआ करते हैं। इसमें किसी प्रकार के टीकाकरण की आवश्यकता बटेर को नहीं पड़ती है। इसको रखने के लिए अगर आपके गांव में आसपास मुर्गा का फार्म है, जिसे ब्रॉयलर फार्म बोलते हैं, तो उसे देखकर आप सीख सकते हैं। बिछाली या धान की भूसी को बिछा करके डीप लीटर सिस्टम में आप बटेर का पालन कर सकते हैं। इसके लिए मुश्किल से 1 से 1.5 इंच ऊंची बिछाली या ये धान की भूसी चाहिए। इनके पीने के लिए ड्रिंकर, पानी पीने के लिए और फीडर छोटे
2 लीटर से लेकर के 4 लीटर के कैपेसिटी वाले बाजार में उपलब्ध हैं। जहां से आप ब्रॉयलर के प्लास्टिक के फीडर और ड्रिंकर खरीदा करते हैं, वहीं पर बटेर के लिए भी छोटे जो ब्रॉयलर के चूजों के लिए ड्रिंकर और फीडर हुआ करते हैं, वो इनके वयस्क के लिए हुआ करते हैं। आप खरीद कर लगा सकते हैं बखूबी। जबकि बटेर का अगर हम बात करें तो वहाँ पर अगर केज सिस्टम में करते, डीप लीटर सिस्टम में करते हैं तो 5-6 हज़ार, 4 हज़ार से लेकर 6 हज़ार बटेर रख सकते हैं। लेकिन उसी को अगर हम 3 मंजिला या 4 मंजिला केज सिस्टम बना लेते हैं 2-2 फीट के अंतराल पे, तो जगह उतना ही है, लेकिन 4 गुना ज़्यादा अर्थात 6 चौक 24 हज़ार, 20 हज़ार से 24 हज़ार तक बटेर हम पालन कर सकते हैं 1000 वर्ग फीट के स्थान में। इस तरह से हम देखें कि इस पर खान पान, दवा, इसके प्रबंधन और लेबर पर काफ़ी कम खर्च पड़ता है और इससे आमदनी अच्छी होती है, क्योंकि इसके मीट का स्वाद आम जनता द्वारा काफ़ी पसंद किया जाता है। आप आज ही बटेर पालन व्यवसाय से जुड़े। इसके लिए अगर आप विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने जिला के जिला पशुपालन पदाधिकारी अथवा अगर बिहार प्रांत के आप रहने वाले हैं तो बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना के प्राचार्य अथवा झारखंड प्रांत वाले के लिए रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय कांके, रांची, झारखंड के पते पर संपर्क स्थापित करके वहां के प्राचार्य से आप इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करके आप इस व्यवसाय को कर सकते हैं। जहां तक चूजे के उपलब्धता की बात है, ये दोनों महाविद्यालयों से संपर्क करके आप चूजा ले सकते हैं। नहीं तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान परिषद, इज्जत नगर, बरेली के पते पर भी आप संपर्क स्थापित कर चूजा प्राप्त करके इस व्यवसाय को बखूबी कर सकते हैं। शुरू कीजिए, ये व्यवसाय आपको एक सफलता की उच्चतम शिखर तक ले जाने में कारगर साबित होगा। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। कीटों और रोगों की रोकथाम में पावर स्प्रेयर यंत्र का महत्व और उपयोगिता। जिसका अतीत सुनहरे पलों से गुजरा हो, भविष्य को नहीं गुजरने दें अंधेरे में। अंधेरे को चीरती है ज्ञान की ज्योति। ज्ञान है जानकारी, आपकी, अपनों की, अपने आसपास की। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसानों को कीटों और रोगों के नियंत्रण के लिए विभिन्न रासायनिक दवाइयों का छिड़काव करना पड़ता है, लेकिन देखने में यह आता है कि हमारे किसान भाई इस कार्य के लिए हस्तचलित छिड़काव यंत्रों का प्रयोग करते हैं, जिस कारण समय और श्रम दोनों ही अधिक लगता है। तो किसान भाइयों, क्या इस समस्या का समाधान है, ये हम आपको बताने वाले हैं। ये एक पावर स्प्रेयर मशीन है। इसमें ये इसका दवा और पानी का मिलाने का टैंक है। इसके इंजन के लिए पेट्रोल की टैंक है, इंजन है, और ये जो पाइप इसमें दिखाई दे रही है, ये पाइप इसको दवा और पानी की निकासी के लिए, और आगे नोजल है। इस मशीन में जो भी दवा हम स्प्रे करते हैं वो दवा एक गैस फॉर्म में, मतलब इसमें बन के निकलती है, पावर के साथ निकलती है। जो भी फसल की जो अपने पत्ते वगैरह होती है उनमें खूब अच्छी तरह से प्रेस हो करके पूरे पौधे में, चाहे वो बड़ी फसल हो कितने भी, प्रवेश करती है और पूरे पौधे में मतलब वो दवा का पूरा असर एक साथ एक जैसा होता है। हवा को प्रेशर से निकालने का जो पाइप है वो ये होता है। दवा नोजल तक पहुँचाने के लिए ये पाइप होती है। हवा का मिश्रण यहाँ ये जो नोजल है इसकी, इस नोजल में आकर करती है। इसी नोजल में एक रेगुलेटर लगा हुआ होता है जिसमें बाकायदा नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4। अब दवा और पानी की मात्रा स्प्रे करनी है, उसके हिसाब से इसी को रेगुलेट करके, इसको चला करके, इसको फिक्स करके किया जाता है। और इसमें यहाँ ये वाल्व होता है, ये वाल्व इसको दवा बंद करने के, चालू करने के काम में आता है। जब अपने को दवा चालू करना हो, वाल्व को खोल देते हैं, और जब बंद करना हो तो इसको इस तरीके से यहाँ से इसको बंद कर देते हैं।
व्यर्थ दवा मतलब इसमें से ज्यादा न डालें। ज्यादा अगर इसको सेट करेंगे अपने नोजल को तो वो जल्दी समाप्त हो जाएगी, या कम करेंगे तो मतलब वो फिर पूरी नहीं डल पाएगी। तो जितना मतलब अपने को दवा स्प्रे करना हो उसके हिसाब से नोजल को सेट कर लें, दवा को और इसके मिश्रण को, ताकि दवा स्प्रे हमारी हो जाए और दवा व्यर्थ न जाए। फायदा ये है कि 4 आदमी जिस काम को कर सकते हैं वो 2 आदमी इसको खूब आराम से कर सकते हैं, पैसे भी हम इसमें बचा सकते हैं। हालांकि पेट्रोल का इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा होता है हमारा। ये दिन भर में करीब 2.5 हेक्टर 3 हेक्टर तक की मतलब आराम से स्प्रे कर निकाल देती है। हाथ वाले जो है उनको हाथ से मतलब सारी शक्ति खर्च करना पड़ता है, तो आदमी जल्दी उसमें परेशान हो जाता है, जल्दी उसमें थकान आ जाती है। क्योंकि इसमें इंजन काम करता है, इसमें कुछ करना नहीं पड़ता है, इसको लेकर चलना पड़ता है। वजन कोई खास इसमें ज्यादा नहीं है। पानी, दवा और इंजन मिला करके मुश्किल से मतलब जो है वो 20 किलो करीब इसका वजन बैठता है। पेट्रोल का भी कोई ज्यादा खर्च नहीं है। 2 लीटर में ये 8 घंटा पूरे खूब आराम से मतलब अपना निकाल लेती है, काम करती है खेत में। उसके अनुपात में, उसके हिसाब में तो कोई ज्यादा इसका खर्चा नहीं है। थोड़ी सावधानियां हैं जिससे हम इसको सरलता से काम में ले सकते हैं। वो ये है जिस दिशा में इसको इंजन को स्टार्ट करना चाहिए हम डोरी लगा करके उसी दिशा में इसको घुमाएं, न कि इसको उल्टी दिशा में घुमाएं। इसको स्टार्ट करने के लिए ये इसका कार्बोरेटर होता है। तो सबसे पहले हम इसमें पेट्रोल पहुंचाएंगे और पेट्रोल इसमें पहुंचाने के बाद फिर इसको हम स्टार्ट करेंगे। अपने स्टार्ट हो गई, हम स्प्रे कर रहे हैं इसमें, तो जहाँ तक चलती है वहाँ तक ये चलती रहेगी। जब भी किसान भाई इसको दोबारा काम में लेते हैं, शुरू में परेशानी आ रही है, वो स्टार्टिंग ट्रबल हो रही हो मशीन में, तो उस कार्बोरेटर का पेट्रोल ऑयल को निकाल दें। फिर भी अगर स्टार्ट नहीं होती है तो इसका प्लग चेक करें, प्लग में कहीं कार्बन तो नहीं आया हुआ है। अगर उसका कार्बन आया हुआ है तो उसको ठीक करें। जब भी मतलब इसको काम लेना हो तो उतनी ही इसकी इंजन की गति को रखें जितनी हमें आवश्यकता है, उससे ज्यादा गति इससे न लें। तीसरी बात, पेट्रोल में ही इसका ऑयल मिलाया जाता है। अगर ये सारी बातें हम ढंग से समझ के अगर इसको चलाते हैं, मशीन आपको खेते में काम। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला दुमका से गौतम कुमार जी, आप अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से दुधारू पशुओं में होने वाले रोगों के प्रबंधन पर जानकारी चाहते हैं। तो गौतम जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। खुरपका मुंहपका रोग है जिसका कि टीकाकरण अब फरवरी मार्च से शुरू होकर के अब तक ज़्यादातर आप लोगों ने, पशुपालकों ने लगा लिया होगा। लेकिन जिन्होंने नहीं लगाया है ये रोग, तो उसमें खुरपका मुंहपका होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, पशु उत्पादन से चला जाता है अपना। मृत्यु दर तो इतनी नहीं होती, लेकिन हाँ कुछ जगह पे इस बार मृत्यु दर भी बढ़ी। तो अब हम इस रोग को पहचानेंगे कैसे? उसका सबसे ज़्यादा तरीका खुर पकना मुंह पकना, यही इस बीमारी का नाम है। तो उसमें क्या होता है कि पशु के मुंह से बहुत सारी लार गिरती है, मुंह में छाले हो जाते हैं, तेज बुखार आता है, साथ साथ खुरों में भी घाव हो जाते हैं, अयन पे घाव जाते हैं, जिससे पशु लंगड़ा कर चलता है। यदि इस तरह का कोई लक्षण आप लोग को दिख रहा है कि पशु जो है वो लंगड़ा के चल रहा है, उसके अयन में छाले हो रहे हैं, मुंह में छाले हो रहे हैं, इस तरह की कोई दिक्कत हो रही, तो समझ लिया उसको खुरपका मुंहपका हो गया है। तो ऐसे में ये छूत की बीमारी भी है, तो एक से दूसरे पशु में भी फैलती है, महामारी का रूप भी ले लेती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये और पशुओं में ना फैले। तो उसके लिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो उसको साफ सूखा वैसा चारा दें जो कि पशु अच्छे से खा सके। जैसे कि भूसा नहीं देना है, जिससे क्या होगा, उसके छाले फट जाएंगे। और साथ साथ पोटेशियम परमैंगनेट का बहुत हल्का सा घोल बना करके उसके पीने के पानी में वो भी दे सकते हैं। मुंह में ग्लिसरीन का लेप लगा सकते हैं और फिटकरी आदि से घाव को धो सकते हैं और तुरंत के तुरंत जाकर के पशु चिकित्सक को मिले, जिससे कि और पशुओं में ना फैले। और अपने बाड़े की भी साफ सफाई रखें, उसमें चूना डाल के रखें, नीम के पत्ते डाल के रखें, नहीं तो ये रोग दूसरे पशुओं में फैल सकता है। और अगली बार से ध्यान रखें कि टीकाकरण समय से कराएं। दूसरी जो बीमारी हो सकती है वो है घुर्र का, जिसको एचएस कहते हैं। घुर्र का मीन्स घुर घुर की आवाज़ आ जाना, वो भी बड़े पशुओं में आती है। वो एक जीवाणु जनित रोग है। इसमें क्या होता है कि पशु जो रोग है ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। जो गले के नीचे है यहाँ बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है, जिससे पशु को सांस लेने में तकलीफ होती है, उसका दम घुटता है और मृत्यु भी दम घुटने की वजह से होती है। ये भी कई बार एक पशु से दूसरे पशु में फैलती है। इसका भी समय समय पर टीका लगता है, तो वो भी उसी समय लगता है जैसे मैंने खुरपका मुंहपका का बताया था, अप्रैल से तक लग जाता है। ये फरवरी मास से शुरू होकर के
जिन पशुओं ने इसमें के नहीं लगाया है उन पशुओं में होने की संभावना होती है। उसमें क्या होता है, बहुत तेज बुखार आता है और नाक से गाढ़ा स्राव आने लगता है। तो इस तरह के कोई लक्षण यदि आपको दिख रहे हैं कि नाक से स्राव आ रहा है, तेज बुखार हो रहा है, गुर की आवाज आ रही है, गुर गुर की, तो तुरंत पशु चिकित्सक को दिखाएं और इसका इलाज कराएं, अन्यथा पशु की मृत्यु हो सकती है। एक और रोग जो है जिसे पुट्ठी सूजने का हम कहते हैं, पुट्ठों में सूजन आ जाती है, ये भी बीमारी होती है बीको जिसको कहते हैं, वो भी बरसात के दिनों में होती है। इस तरह से लगे कि चचड़ चचड़ जैसे हवा भर गई हो, इस तरह की आवाज यदि पुट्ठों पे आ रही है और तेज बुखार के साथ आ रही है, कई बार रंग भी थोड़ा सा बदलने लगता है उस हिस्से का, इस तरह के कोई लक्षण दिख रहे हैं तो तुरंत जाके पशु चिकित्सक को दिखाएं। साथ साथ दूसरी चीज बीमारी है वो है सर्रा की। सर्रा में क्या होता है, पशु चक्कर खाता है और तेज बुखार होता है और बुखार के साथ साथ लड़खड़ाने से भी लगता है कई बार। तो इस तरह का कोई लक्षण यदि पशु को हो रहा है तो उसको सर्रा हो सकता है, तुरंत उसको दिखाएं। इसके अलावा एक और बीमारी रक्त परजीवी की है, वो है थिलेरिया की, वो भी हो सकती है। थिलेरिया में पशु को तेज बुखार आता है, साथ साथ उसके यदि बच्चे साथ में हैं और उनको भी टिक हो गई है, लवारे हैं साथ में, तो उनको भी ये बीमारी हो सकती है। तो यदि हम समय समय पर रक्त की जांच कराते रहेंगे, यदि बुखार आ रहा है पशु को तो ये रक्त परजीवी की होने की संभावना रहती है। यदि समय समय पर जैसे पशु चिकित्सक इसमें बेरेनिल लगाते हैं, एसिटोडाइमिन दवा है जिसको हम लगाते हैं, और साथ साथ खासतौर से ट्रिप्स में यदि हम इलाज कर रहे हैं तो ट्रिप्स में ग्लूकोज की बोतल के साथ ये दवा लगाई जाती है। तो ये सब जो है स्पेशलिस्ट की दवा है, तो इसको आप पशु चिकित्सक से सलाह लेकर ही इसको इलाज कराएं। और यदि आपको लगता है कि आपका पशु बार बार हाँफ रहा है, दिक्कत हो रही है, तो ये सब बीमारी होने की संभावना रहती है। और बरसात के मौसम में यदि किसी पशु को चोट लग जाती है उसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि चोट लगने से उसको टिटनेस हो सकता है। क्योंकि बरसात के दिनों में खासतौर से यदि अश्व पाल रखे हैं या आपके पास गाय हैं, तो ये जो टिटनेस का जो जीवाणु है बहुत जल्दी से पनपता है। तो ऐसे में तुरंत टिटनेस का टीका लगवाएं जाकर के समय से, अदरवाइज जो पशु है उसको टिटनेस की बीमारी हो सकती है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। धान की फसल में खैरा रोग की समस्या और उसका निदान। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा हमारी निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-108-4599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।